गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का मास्टर डिग्री में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कार्बन की विशेषताएं पढ़ी थी और मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे होमवर्क के लिए। कौन कौन सा था कि आपको एथीन और एथाइन क्या बना के लानी थी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के लानी थी। और मैं आशा करता हूँ आप सबने बनाई भी होगी। अब जिसने नहीं बनाई है वो एक बार इधर देख लो। हमने देखो एथिन का सूत्र था C2H4। ये इसकी क्या है, संरचना सूत्र। अपनों को बनानी क्या आती, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखो एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती, देखो इसकी, देखो ये क्या है, इसकी संरचना सूत्र। दो कार्बन है, दो कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉन किससे दर्शाने हैं, डॉट से। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 4। देखो यहाँ इसने क्या बना रखा है, द्विबंध, मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन एक तरफ है। यहाँ इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शा दिया। ये लो, क्या करना है, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, इसको 2 दे दो। ये लो, ये हमने हाइड्रोजन को कितने दे दिए, 2। इसी हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 दे दिया। इसको भी कितने चाहिए, 2। इसको भी कितने चाहिए, 2, ठीक है। अब इस कार्बन परमाणु को कितने चाहिए, 8। 8 कहाँ से दोगे, 2 2 4 और 4 8। ये लो, इसको दे दिया। इसी प्रकार ये किसको देना है, 8। ये लो, ये किसको दे दिया, इसको दे दिया। आप देखो यहाँ एक बार और समझ लो, कार्बन कितने थे अपने पास, 2 कार्बन। हमने यहाँ 2 कार्बन एक तरफ क्यों लिए कार्बन के, क्योंकि यहाँ क्या था, द्विबंध। द्विबंध मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे, ठीक है। तो 2 इसके 2 इसके हो गए। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और इनके 8 8 हो गए। इसके बाद में एथाइन की बिंदु संरचना सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन में क्या था, कार्बन के भी मध्य कितना बनता, त्रिबंध। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 कहते हैं एक तरफ इनके इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इधर था इनका, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ था इनका, एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ा हुआ था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस, इसको भी क्रॉस से। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, ये लो, हाइड्रोजन को सर कुछ नहीं चाहिए, 2 चाहिए। ये लो, हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, काम हो गया। अब इस कार्बन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8। 3 ये रे, 3 ये रे, 6, 6 2 8। ये लो, इन्होंने क्या कर लिया, साझेदारी कर ली 3 इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन इसे ले लिया। ऐसे ही इसने भी, ये लो, ये क्या हो गया आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। आप अच्छे से बना भी सकते हो, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, एक बार वापस समझा दिया जाएगा। देखो एथाइन का संरचना सूत्र तो ये होता है, यहाँ के क्या होता है, ट्रिपल बंध होता है, सही है। इसका एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये रही। कार्बन देखो 1 2 3 बंध बना के, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तभी ये क्या बनता है, त्रिबंध। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके रहे, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो आपस में बना लिया बंध। ये क्या है, इसकी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद में पढ़ेंगे नया टॉपिक, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। सबसे पहले ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन होता है क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये तो सीधी परिभाषा याद होगी। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसी का बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4। अब ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन है नहीं, कैसे पता चला, इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है,
हाइड्रोकार्बन। ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब देखो आगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? दो, और उनको भी आगे दो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा। पहला कौन सा? विवर्त श्रृंखला युक्त। क्या नाम है? विवर्त श्रृंखला युक्त। दूसरा संवर्त श्रृंखला युक्त। ये नाम याद ना हो तो आप क्या बोलोगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, चक्रीय और अचक्रीय। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और एक नाम और होता है इनका, एलिफेटिक यौगिक या वलय युक्त यौगिक। वलय युक्त यौगिक या एलिफेटिक यौगिक, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो याद रखना। अचक्रीय और चक्रीय यौगिक। अचक्रीय या एलिफेटिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? सिंगल बंध। जैसे ये दो कार्बन है, कार्बन कार्बन और ये तीन कार्बन। देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बंध, मतलब एक बंध है। इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा अपने पास है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो। पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। क्या आता है? द्विबंध। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्विबंध है, कौन सा बंध है? दो बंध है, तो क्या बोलेंगे इसे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार ये तो क्या हो गया? एल्किन। एल्किन मतलब दो बंध। एल्काइन, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, जैसे एसिटिलीन, प्रोपाइन इत्यादि। मतलब एल्किन में तो क्या होता है? द्विबंध होता है। एल्काइन में क्या होता है? त्रिबंध। आपने तीन चीज़ें अभी पढ़ी है। कौन कौन सी? एक तो आपने पढ़ा एल्केन, एक आपने पढ़ा एल्किन, एक आपने पढ़ा एल्काइन। एल्काइन सही है। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध। याद हो जाएगा, एल्केन सिंगल बंध, एल्किन डबल बंध और एल्काइन ट्रिपल बंध। ठीक है, देखो ये तो कौन सा हो गया? अचक्रीय। अचक्रीय हमने दो प्रकार के पढ़े, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में कौन सा? एल्केन। और असंतृप्त में दो पढ़े, एल्किन और एल्काइन। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन। कौन सा? चक्रीय हाइड्रोकार्बन के कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? चक्रीय बनाते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? चक्रीय यौगिक। आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एक चक्कर के द्वारा। अब चक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? देखो, चक्रीय यौगिक होते हैं दो प्रकार के। चक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। पहला तो हो गया एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं? देखो, ये एलिफेटिक होते हैं, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। इनको जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं ये। और इनको जलाने पे क्या होता है? इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। और इन्हें बोलेंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक को जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, एरोमेटिक जलाने पर धुआं देते हैं। तो आपको एक एक उदाहरण पूछ सकता है कि एलिसाइक्लिक का एक उदाहरण बताओ, तो क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब साइकिल एक गोल, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? 6। जहाँ पे भी आपको ये
दिया हुआ है ना कोने, वहाँ पे क्या है, एक एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन 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 और कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 6। साइक्लो मतलब एक गोल साइकिल, हेक्सन मतलब वो क्या होता है, 6 कार्बन होता है। इसी प्रकार ये किसका सूत्र है, बेंजीन का। तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, जो जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, और एरोमेटिक किसे कहते हैं, जो जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो आगे अगला टॉपिक देखो, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। मतलब कार्बनिक यौगिक है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आएंगे, उनका नाम कैसे दे ताकि वो हमेशा सबके लिए क्या रहे, समान नाम रहे उनका, हर कोई नाम उनका एक ही पुकारे। अब इसे मैं बोलूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ बेंजीन, आप बोल रहे हो और कुछ, तो इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक नाम पद्धति निकाली जिसके नियम के अनुसार सबका एक नाम दिया गया। देखो, कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति। असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने व समझने के लिए उनके नामकरण की अति आवश्यकता है। मतलब अपने पास क्या है, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सके, इतने कार्बनिक यौगिक है, तो उनको पहचानने, उनको समझने के लिए उनका नामकरण अति आवश्यक है। इसके हेतु नामकरण की कई पद्धतियाँ दी गई, जिनमें प्रमुख है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनका नामकरण देने की कोशिश की, लेकिन इनके प्रमुख 3 विधियाँ या 3 पद्धति है जो हम पढ़ते हैं। पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी है आईयूपीएसी पद्धति। जो सबसे ज़्यादा मान्य है, और बोले तो प्रेजेंट टाइम पर आईयूपीएसी पद्धति ही सर्वाधिक मान्य है, और इसी के अनुसार नियम दिए जाते हैं। किसके अनुसार, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार। रूढ़ पद्धति क्या होती है, जो भी कार्बनिक यौगिक जिस स्रोत से मिला उसी का नामकरण दे दिया, उसी का बोलेंगे रूढ़ पद्धति। देखो, सबसे पहले रूढ़ पद्धति के बारे में अध्ययन कर लेंगे। रूढ़ पद्धति, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है। मतलब कार्बनिक यौगिक जिस प्राकृतिक स्रोत से मिले उसी का, उसको क्या दे दिया, नाम। आप एक उदाहरण देख लो, उदाहरण से पता चल जाएगा आपको। रूढ़ पद्धति, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अथवा गुणों के आधार पर दिया जाता है, कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर उसका क्या दिया गया, नाम दिया गया। जैसे CH4, CH4 ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसका रूढ़ नाम क्या है, मार्स गैस। इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होता है, दलदल से प्राप्त होता है, और जो दलदल से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्स इंग्लिश में, तो इसलिए क्या बोला इसको, मार्स गैस। ऐसे ही CH4 CH3OH, इसका रूढ़ नाम क्या है, कास्ट स्प्रिट। इनका ये जो भी दे रखे हैं ना सारणी में, इनका रूढ़ नाम याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कास्ट स्प्रिट का सूत्र लिखो, क्या है, CH3OH। कास्ट स्प्रिट ही इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लकड़ी के बंजक से प्राप्त होता है। कास्ट यानी लकड़ी, स्प्रिट यानी लकड़ी के जलाने से को क्या प्राप्त होता है, कास्ट स्प्रिट। ऐसे ही एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का क्या नाम, सूत्र क्या है, CH3COOH। इसका नाम एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा, क्योंकि कहाँ से प्राप्त होता है, सिरके से। कहाँ से प्राप्त होता है, सिरके से, और सिरके का लैटिन नाम क्या है, एसिटिक, तो इसका नाम क्या पड़ा, एसिटिक अम्ल। ऐसे ही HCOOH, इसका रूढ़ नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होता है, फॉर्मिक या चिट्टी के डंक से प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये क्या है, लैक्टिक अम्ल, इसका क्या नाम है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है, दूध से। तो इनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर इनका क्या नाम दिया गया, रूढ़ नाम दिया गया। आपको ये पांचों के पांचों रूढ़ नाम और इनका सूत्र याद रखना है, और कहाँ से प्राप्त हुई है। CH4 मार्स गैस कहते हैं, CH3COOH कास्ट स्प्रिट, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, और इसे क्या बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल। एक कार्बन के एक OH जुड़ा हो, एक CH3 जुड़ा हो, एक H जुड़ा हो, और एक COOH जुड़ा हो, इसे क्या बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल। तो इनका सूत्र और रूढ़ नाम याद रखना है।
आज हमें क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो रूट नाम आपको पता ही चल गया कि इनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर या गुणों के आधार पर इनका क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। किसी भी कार्बन यौगिक की नाम पद्धति के 3 पद्धतियाँ थी प्रमुख, रूढ़, व्युत्पन्न और आईयूपीएसी। रूढ़ पद्धति के बारे में पढ़ लिया, अगले वीडियो में हम व्युत्पन्न पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, किसने दिया और आईयूपीएसी नाम कैसे देते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ा और आपने नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, वो कैसे क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को आपने 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 2 भाग, ये देखो, अचक्रिय और चक्रीय। अचक्रिय 2 प्रकार के थे, संतृप्त और असंतृप्त। और चक्रीय भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन से चक्रीय 2 प्रकार के, चक्रीय 2 प्रकार के थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, एरोमेटिक जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एरोमेटिक।